नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 3 कंटिन्यू करती हूँ। मेरे श्रीमान डार्बी को उस काले बच्चे द्वारा अनजाने में इस्तेमाल की गई शक्ति के बारे में बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव के 30 साल को दोहराया और ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता जो कोई छोटी मोटी नहीं है, उस सब के कारण है जो उन्होंने बच्चे से सीखा था। श्रीमान डार्बी ने बताया, हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना मुझसे विदा पाने की कोशिश की, मैंने उस बच्चे को वहाँ पुरानी मिल में खड़ा देखा। उसकी बड़ी आँखें चुनौती से चमकती हुई और मैंने अपने आप से कहा, मुझे यह बिक्री करनी है। मेरी की हुई सारी बिक्री का बेहतर भाग लोगों के ना कहने के बाद ही हुआ है। उन्होंने सोने से केवल 3 फुट दूर रुक जाने का अपनी गलती को भी याद किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अनुभव के वेश में एक वरदान थी। इसने मुझे जारी रखे रहना सिखाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चलना कितना भी मुश्किल हो, एक सबक जिसे किसी भी चीज़ में सफल होने से पहले मुझे सीखने की ज़रूरत थी। श्रीमान डार्बी और उनके अंकल काली बच्ची और सोने की खान की यह कहानी है, निसंदेह उन सैकड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, और इन सब के लिए लेखक सुझाव की पेशकश करना चाहता है कि डार्बी हर साल $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने की अपनी क्षमता के लिए इन 2 अनुभवों का ऋणी है। जीवन अजनबी है और अक्सर अतिसूक्ष्म सफलताओं और असफलताओं दोनों की जड़ें साधारण अनुभव में होती हैं। श्रीमान डार्बी के अनुभव काफ़ी सामान्य और सरल थे, फिर भी वे जीवन में उनके भाग्य का जवाब रखते थे, इसलिए वे उतने ही महत्वपूर्ण थे उनके लिए जितना कि स्वयं जीवन। उनको इन 2 नाटकीय अनुभवों से फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्होंने उनका विश्लेषण किया और उनका सिखाया सबक प्राप्त किया। लेकिन उस आदमी का क्या जिसके पास ना समय है ना ही ज्ञान की खोज में विफलता का अध्ययन करने का सुझाव जो सफलता की ओर ले जा सकता है। हार को अवसर की सीढ़ियों में परिवर्तित करने की कला वह कहाँ और कैसे सीखने वाला है। इस किताब को इन्हीं सवालों के जवाब में लिखा गया है। इनके जवाब 13 सिद्धांतों के वर्णन कहे जाते हैं, लेकिन याद रखें, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो शायद उस सवाल का जिसने आपको जीवन की विचित्रता पर विचार करने का कारण दिया है, जो जवाब आप चाहते हो, वह शायद आपके अपने दिमाग में किसी विचार, योजना या उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है, जो शायद पढ़ते हुए आपके दिमाग में कौन जाता है। एक ठोस विचार ही वह सब कुछ है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी अवधारणाएं बनाने के ज्ञात संबंधित तरीके और साधनों में से सबसे अच्छे और सबसे व्यवहारिक तरीके शामिल हैं। इससे पहले कि हम इन सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए अपने दृष्टिकोण में आगे बढ़ें, हम विश्वास करते हैं कि आप यह महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के हकदार हैं। जब अमीरी आना शुरू होती है तो वह इतनी जल्दी आती है, ऐसे बड़ी बहुतायत में, कि आप आश्चर्य करते हैं कि ये उन सभी मंदी के सालों के दौरान कहाँ छुपी हुई थी। यह एक चौंकाने वाला बयान है और अन्य
भी इसी तरह जब हम आम धारणा को ध्यान में लाते हैं कि कठिन अमीरी और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही हासिल होती है। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि अमीरी मन की एक अवस्था से उद्देश्य की निश्चितता के साथ बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी नहीं मेहनत के साथ शुरू होती है। आप और हर अन्य व्यक्ति को यह सोचने में रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जो अमीरी को आकर्षित करेगा। मैं 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में 25 साल बिता दिए, क्योंकि मैं भी जानता था उस तरह से लोग अमीर कैसे बनते हैं। उस अनुसंधान के बिना यह पुस्तक लिखी नहीं जा सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान देते हैं, अर्थात व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई थी और विनाश के रिकॉर्ड समय पर जारी रही, जब तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यालय में प्रवेश किया। फिर मंदी शून्य में फीकी होने शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतनी धीरे धीरे रोशनी उठाता है कि आपके इसे महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत बारीकी से निरीक्षण करें, जितनी जल्दी आप इस दर्शन के सिद्धांत पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा और जिस चीज़ को भी आप छुएंगे वो आपके फायदे के लिए संपत्ति में बदलना शुरू हो जाएगा। असंभव बिल्कुल नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औसत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचित होना है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वह उन सभी चीज़ों को जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। इस किताब को उन लोगों के लिए लिखा गया है जिन्हें उन नियमों की तलाश है जिन्होंने दूसरों को सफल बना दिया है और जो सब कुछ उन नियमों पर दांव पर लगाने को तैयार है। कई साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। पहली बात जो मैंने इसके साथ की वह थी असंभव। असंभव शब्द पर जाना और उसे बड़े करीने से किताब से हटा देना आपके लिए वह करना कोई मूर्खता की बात नहीं होगी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से खुद को असफलता के प्रति जागरूक बनाने की अनुमति देते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें दिमाग की विफलता की चेतना को सफलता की चेतना में बदलने की कला सीखने के लिए इसकी तलाश है। कुल मिलाकर बहुत से लोगों में पाई जाने वाली एक और कमज़ोर स्वयं के विचार और मान्यताओं द्वारा हर चीज़ और हर किसी के मापने की आदत है। कुछ लोग जो इसे पढ़ेंगे वे विश्वास करेंगे कि कोई भी सोच कर अमीर नहीं बन सकता। वे अमीरी के दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते क्योंकि उनकी सोचने की आदत गरीबी, अभाव, दुख, विफलता और हार से भरी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग मुझे एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं जो अमेरिकी मायनों में शिक्षित होने के लिए अमेरिका आया था। उसने शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक दिन राष्ट्रपति हार्पर परिसर में इस युवक ओरिएंटल से मिले। कुछ मिनट उसके साथ बातचीत करने के लिए रुके और पूछा कि अमेरिकी लोगों की कौन सी सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने लायक विशेषता ने उसे प्रभावित किया था। क्यों? आश्चर्यचकित चीनी बोला, तुम्हारी आँखों का अजीब तिरछापन।
अपनी आंखें तिरछी नहीं हैं। आपकी आंखें तिरछी नहीं हैं। हम चीनियों के बारे में क्या कहते हैं? हम उस पर विश्वास करने से मना कर देते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। हम मूर्खतापूर्वक विश्वास करते हैं कि हमारी अपनी सीमाओं का उचित माप है। निश्चित ही अन्य लोगों की आंखें तिरछी नहीं होती, क्योंकि वे वैसी नहीं हैं जैसी हमारी हैं। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की उपलब्धियों को देखते हैं। उनके पहुंच जाने के बाद उनकी अच्छी किस्मत या भाग्य या प्रतिभा या जो कुछ भी जिसे आप फोर्ड के भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं के कारण उससे ईर्ष्या करते हैं। शायद हर 100,000 में से एक व्यक्ति फोर्ड की सफलता का राज जानता है, और जो जानते हैं वे इसकी सरलता के कारण इसके बारे में बात करने के प्रति बहुत सादे संकोची हैं। एक एकल व्यवहार इस राज्य को पूरी तरह से चित्रित कर देगा। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपना आज का मशहूर V8 मोटर का उत्पादन करने का फैसला किया था। उन्होंने एक ब्लॉक में पूरे 8 सिलेंडरों वाले एक इंजन का निर्माण करना चुना और अपने इंजीनियरों को इंजन का एक डिज़ाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डिज़ाइन को कागज़ पर रख दिया गया था, लेकिन इंजीनियरों ने एक व्यक्ति से सहमत व्यक्ति की एक टुकड़े में एक 8 सिलेंडर वाले गैस इंजन ब्लॉक की ढलाई करना सामान्यतः असंभव था। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह इसका निर्माण करो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, यह संभव है, आगे बढ़ो। फोर्ड ने आज्ञा दी और काम पर लगे रहो जब तक कि सफल ना हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगता है। इंजीनियर आगे बढ़े। यदि उन्हें फोर्ड का कर्मचारी बने रहना था तो उनके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। 6 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अन्य 6 महीने और बीत गए और अभी भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेश को पूरा करने के लिए हर कल्पनीय योजना की कोशिश की, लेकिन लगा कि यह हो ही नहीं सकता, असंभव। वर्ष के अंत में फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से जांच की और फिर उन्होंने उसे बताया कि उसके आदेश को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला है। सीधे आगे बढ़ो, फोर्ड ने कहा, मैं यह चाहता हूँ और मैं यह पालूंगा। वे आगे बढ़े और तब मानो जादू के एक ही झटके से राज खोज लिया गया। फोर्ड का दृढ़ संकल्प एक बार और जीत गया। यह कहानी सूक्ष्म सटीकता के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन इसका योग और अंतर्वस्तु सही है। आप जो सोचें और अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, इससे परिणाम निकालें। फोर्ड का लाखों का राज यदि आप कर सकते हो, आपको बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हेनरी फोर्ड एक सफलता है क्योंकि वह सफलता के सिद्धांतों को समझता और लागू करता है। इनमें से एक अच्छा है, कोई क्या चाहता है, क्या जानना। और जब आप पढ़ते हैं फोर्ड की इस कहानी को याद करें और उन पंक्तियों को समझें जिनमें उसकी अद्भुत उपलब्धि के रहस्य का वर्णन किया गया। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप इन सिद्धांतों के विशेष समूह पर अपनी उंगली रख सकते हैं जिन्होंने हेनरी फोर्ड को अमीर बना दिया, तो आप उनकी उपलब्धियों की लगभग किसी भी व्यवसाय में बराबरी कर सकते हैं जिसके लिए आप अनुकूल हैं। आप अपने भाग्य के मालिक हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि जब हेनले ने पूर्व कथित पंक्तियों में अपने भाग्य का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ लिखा था, उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ईथर
जिसमें एक छोटी सी पृथ्वी तैरती है, जिसमें हम घूमते रहते हैं और हमारा अस्तित्व है, कंपन की एक आश्चर्यजनक उच्च दर पर प्रवाहित होती ऊर्जा का एक रूप है और कि इतर सार्वभौमिक सत्ता के एक रूप से भरा हुआ है, जो खुद का उन विचारों की प्रकृति से समन्वय स्थापित करती है जिसे हम अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं और हमें अपने विचारों को उनके भौतिक समकक्षों में परिणत करने के लिए प्राकृतिक तरीके से प्रभावित करती है। यदि कभी हमें महान सत्य बताता तो हम जानते ऐसा क्यों है कि हम अपने भाग्य के स्वामी, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। उन्हें पर्याप्त जोर देकर हमें बताना चाहिए था कि यह शक्ति विनाशकारी विचारों और रचनात्मक विचारों के बीच भेद करने का कोई प्रयास नहीं करती, कि यह हमें गरीबी के विचारों को जल्दी से भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित करने का आग्रह करेगी, जैसा कि यह धनवान बनने के विचारों पर कार्य करने को प्रभावित करेगा। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारा दिमाग हावी होने वाले विचारों में चुंबकीय बन जाता है, जिसे हम अपने मन में रखे रहते हैं, और उस साधन के द्वारा जिससे कोई आदमी परिचित नहीं है, ये चुंबक हमारी तरफ शक्तियों, लोगों, जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करता है, जो हमारे हावी होने वाले विचारों की प्रकृति के साथ घुल मिल जाते हैं। उनको हमें बताना चाहिए कि इससे पहले कि हम बहुतायत में धन जमा कर सकें, हमें अपने मन को धन की तीव्र इच्छा के प्रति चुंबकीकृत करना चाहिए, कि जब तक पैसे की इच्छा हमें इसे प्राप्त करने की निश्चित योजना बनाने के लिए बाध्य ना कर दे, हमें धन के प्रति सजग हो जाना चाहिए। एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक कवि होने के नाते हेनले अपनी पंक्तियों को दार्शनिक अर्थ की व्याख्या करना उन लोगों पर छोड़ते हुए जो उनका अनुपालन करते हैं, एक महान सच को काव्यात्मक रूप में बताते हुए खुद को संतुष्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके स्वयं को सामने लाता है, जब तक कि यह अब निश्चित प्रतीत होने लगता है कि इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों से हमारे आर्थिक भाग पर महारत के रहस्य हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले की जांच करने के लिए तैयार हैं। ग्रहणशीलता की भावना बनाए रखें और जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, याद रखें वे किसी एक आदमी का आविष्कार नहीं, सिद्धांतों को 500 से अधिक लोगों के जीवन के अनुभवों से एकत्र किया गया था, जिन्होंने वास्तव में भारी मात्रा में धन जमा किया था, ऐसे लोगों से जिन्होंने गरीबी में लेकिन बहुत कम शिक्षा के साथ प्रभाव के बिना शुरुआत की थी। जिन सिद्धांतों ने इन लोगों के लिए काम किया, आप उन्हें अपने खुद के स्थायी लाभ के लिए काम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा या आसान होगा। आपके अगला अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह तथ्यात्मक जानकारी बताता है जो आपके पूरे वित्तीय भाग को आसानी से बदल सकता है। जैसा कि इसने वर्णन किए गए दो लोगों के लिए निश्चित रूप से अद्भुत अनुपात में परिवर्तन लाया है। मुझे लगता है कि यह भी आप जानना चाहते हैं कि इन दो पुरुषों और मेरे खुद के बीच संबंध इस प्रकार हैं कि मैं तथ्यों के साथ कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर ऐसा करने की मेरी कामना होती तो भी। उनमें से एक लगभग 25 साल से मेरे करीबी व्यक्तिगत दोस्त हैं, दूसरे मेरे ही बेटे हैं। इन दो लोगों की असमान सफलता जो कि
उदारता से अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत को इस सिद्धांत के दूर दराज शक्ति पर जोर देने के एक साधन के रूप में सही ठहराते हुए इस व्यक्तिगत संदर्भ से अधिक मान्यता देते हैं। लगभग 15 साल पहले मैंने सलेम कॉलेज, सलेम, पश्चिम वर्जीनिया में उद्घाटन भाषण दिया था। मैंने अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत पर जोर दिया, इतनी तीव्रता के साथ कि स्नातक वर्ग के सदस्यों में से एक ने निश्चित रूप से इसे विनियोजित किया और इसे अपने खुद के दर्शन का एक हिस्सा बना लिया। वह युवक अब कांग्रेस का एक सदस्य है और वर्तमान प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस पुस्तक के प्रशासक के पास जाने से ठीक पहले उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से अगले अध्याय में उल्लेखित सिद्धांत के बारे में अपनी राय रखी थी कि मैंने उनके पत्र को उस अध्याय के एक परिचय के रूप में प्रकाशित करने के लिए चुना है। यह आपको आने वाले पुरस्कार का एक अनुमान देता है। मेरे प्यारे नेपोलियन, कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं में मुझे एक अंतर्दृष्टि दिया है। मैं एक सुझाव की पेशकश करने के लिए लिख रहा हूँ जो हजारों योग्य लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। क्षमा याचना के साथ मुझे कहना है कि सुझाव पर यदि काम किया जाता है तो उसका क्या मतलब होगा आपके लिए कई वर्षों का श्रम और जिम्मेदारी। लेकिन मैं सुझाव देने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे उपयोगी सेवा प्रदान करने के प्रति आपका महान प्यार पता है। 1922 में जब मैं स्नातक कक्षा का एक सदस्य था, अपने सलेम कॉलेज में उद्घाटन भाषण दिया था। उस संबोधन में आपने मेरे मन में एक विचार रोप दिया था जो मुझे अब अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए जिम्मेदार है और मुझे भविष्य में जो कुछ भी सफलता मिल सकती है उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होगा। मन में मेरे पास सुझाव है कि आपने सलेम कॉलेज में जो संबोधन किया था उसका संकलन और सामग्री आप एक किताब में प्रस्तुत करें और उस तरह से अमेरिका के लोगों को अपने कई वर्षों के अनुभव और उन लोगों के साथ जुड़ाव जिन्होंने अपनी महानता से अमेरिका को पृथ्वी पर सबसे अमीर देश बना दिया है द्वारा लाभान्वित होंगे का एक अवसर दें। थैंक यू।